नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। मुद्दा भारत का कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुद्दा वो जो हमारे जीवन पर सीधा असर करता हो, वो मुद्दा जिस पर पक्ष, विपक्ष और मीडिया तक बात करने से कतराता है। हम आपके लिए लेकर आए हैं मुद्दा भारत का। असली मुद्दों पर बात करेंगे हम। क्या है भारत का असली मुद्दा? मुद्दा है निजीकरण का। हम बताएंगे आपको कि निजीकरण की अंदरूनी हकीकत क्या है, कैसे निजीकरण से हमारे देश को नुकसान होता है, हमारे भारत के लोगों के जीवन पर निजीकरण की क्या क्या असर होती है, उस पर हम बात करेंगे मुद्दा भारत का में। हमारा मुद्दा है निजीकरण, जिस पर अभी तक पक्ष, विपक्ष या मीडिया भी बात करने से कतरा रहा है। तो हम सिलसिलेवार देखेंगे निजीकरण की अंदरूनी हकीकत और परत दर परत इसको हम जांच करेंगे कि कैसे हमारे देश पर ये मुद्दा असर करता है। तो शुरू करते हैं निजीकरण की अंदरूनी हकीकत भाग 1। एक बयान में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हालांकि महंगाई और जीवन निर्वाह के खर्च को काबू में नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम गरीबों के हाथ में उनके खर्च के लिए कुछ पैसे दिए गए। ये बयान 2011 मार्च महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया था। ये बयान हमारे देश के गरीबों के विरोध में दिया गया था। भारत के गरीब विरोधी इस बयान ने महंगाई का अंत नहीं होने के कारण ढूंढने की इच्छा व्यक्त की थी और भूखे मर रहे भारतीयों के लिए सिर्फ खर्च बढ़ाने की बात की है। ये बयान बिल्कुल ही गरीब विरोधी बयान है। इस देश के गरीबों के विरोध में दिया गया हुआ ये बयान था। 1975 में 1 किलो नमक 5 पैसे में मिलता था, अभी 15 रुपये 1 किलो नमक है। मूंगफली तेल 10 रुपये किलो था, अभी करीब 200 रुपया किलो मूंगफली का तेल है। 1980 में ग्रांटेड स्कूल्स की फीस 2 रुपया प्रतिमाह थी, आज 600 रुपया प्रतिमाह है। 1987 तक एक विद्यार्थी सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में साल की 360 रुपया फीस भरकर प्रोफेशनली क्वालिफाई हुआ करता था। आज प्रति वर्ष फीस 36,000 से 50,000 तक हो गई है। निजी कॉलेज की बात की जाए तो उनका जो फीस स्ट्रक्चर जो है वो तो आम आदमी के पहुंच के बाहर है। जीवन निर्वाह का खर्च क्यों बढ़ता जा रहा है? और साल 1991 के बाद तो तेजी से उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आप अगर देखें तो देश के जो बुद्धिजीवी है, जो देश हित में सोचते हैं, उन बुद्धिजीवी लोगों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ था कि 1991 के बाद जो जीवन निर्वाह का खर्च है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है उसके कारण अगर ढूंढे तो पता चला कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनके मुनाफे के 23% केंद्र सरकार के सालाना बजट में योगदान दिया करते थे और भारत की सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी तमाम टैक्स चुकाते थे। देश की सभी सामाजिक योजनाओं को अमल में लाने और चलाने में एवं नागरिकों के ज़रूरत की सभी चीज़ों को मुहैया करवाने के लिए सब्सिडी देने को सक्षम थे। इस तरह PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स देश की रीढ़ के समान है।
जब सरकार ने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को लागू किया और डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को पब्लिक सेक्टर यूनिट में लागू करने का काम शुरू किया, तब सरकार देश की वास्तविक रीढ़ को तोड़ने का काम कर रही है। ये समझना पड़ेगा कि भारत देश की तासीर और हालात सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य और विस्तरण से भारत सामाजिक और आर्थिक स्थिर होगा। 1991 में GATT एग्रीमेंट पर साइन करके और वर्ल्ड बैंक और IMF के चंगुल में आकर भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को हमेशा के लिए आर्थिक गुलामी में धकेल दिया है। अगर इसको बदला नहीं गया तो शासन करने वाले अमेरिका में बैठे होंगे और भारत पर शासन कर रहे होंगे। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। निजीकरण की सारी प्रक्रिया की जांच करने से पता चला कि कड़ी मेहनत से स्थापित की हुई संपत्ति को औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है। जब सार्वजनिक उपक्रमों के खरीदार पूर्ण रूप से हो या इक्विटी के माध्यम से, आखिरकार वो प्राइवेट कंपनी के मालिक ही हैं। इसलिए ये हितावह है कि देश के बाहर पैसे निकालने की, गरीबों को ज़्यादा गरीब बनाने की नीति और माध्यमों पर निजी क्षेत्र की जांच की जाए। प्राइवेट कंपनियां अब वही बाहर निकाले हुए पैसों का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खरीदने में कर रहे हैं। निजी क्षेत्रों द्वारा की गई किसी भी प्रकार की आर्थिक धोखाधड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतनी खराब असर करती है कि इससे चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी होती है और जीवन निर्वाह का खर्च आसमान पर पहुंच जाता है। इस वजह से महंगाई के कारण गरीबों को तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। निजी क्षेत्र के मालिकों के द्वारा पैसे निकालने के लिए अपनाए जा रहे कुछ कानूनी और गैर कानूनी तरीकों को देखें तो प्रत्येक मनी ट्रेनिंग सिस्टम में उनकी जानकारी अधूरी होती है, क्योंकि प्रतिदिन सिस्टम में नए केसेस आते रहते हैं और ऑडिटिंग अथॉरिटी के द्वारा सिर्फ सरकारी ऑफिस के केवल 5% सैंपल ऑडिट किए जाते हैं। जब IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा लादे गए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत डिसइन्वेस्टमेंट को लागू किया गया, तब पता चला कि डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश की प्रक्रिया राज्य सरकारें और महानगर पालिकाएँ अलग अलग मोड में चला रही थी। ये बहुत दुखद बात थी कि जिन लोगों ने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके इन संपत्ति को खड़ा किया, उनके विरोध करने पर सरकारों ने उनके विरोध में बल प्रयोग किया। निजीकरण इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। निजीकरण देश हित में है या नहीं है, निजीकरण से क्या नुकसान हो सकता है, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारी आवाज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार आपसे इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।